इसमें से अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीएसटी में कैश बिल का फॉर्मेट क्या है, और अगर आप जीएसटी में कैश बिल के फॉर्मेट को अगर फॉलो नहीं करते हैं, क्या कैश में अगर आप बिल बनाते हैं अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या जीएसटी पेनल्टी लग सकती है। जीएसटी में ऐसा कौन सा रूल है जो कि इस बात को गवर्न करता है कि जीएसटी के अंडर में कैश बिल की लिमिट क्या है, और उस लिमिट में अगर आप काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको एक फॉर्मेट है स्पेसिफाइड, उसके अंदर ही कैश बिल बनाना है। मैं एक्सेल में आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं रूल 46 की। रूल 46 सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एक्ट ईयर रूल से खुद से डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगा, वीडियो काफी शॉर्ट में है, स्किप मत करिएगा। रूल 46 जो बात करता है वो टैक्स इनवॉइस की बात करता है, टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट की। तो उसमें वो जो बात करता है वो रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों के लिए बात करता है। तो अगर आप कैश का बिल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो उसमें ही उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। बट स्पेसिफाइड की गई है लिमिट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर जो ये रूल है, रूल 46 बात करता है जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसके केस में तो आप जीएसटी नंबर डालेंगे, वो मैंडेटरी है, जब भी सामने वाले पर्सन को है उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। पर उसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं वो डालना मैंडेटरी है। तो पहले हम दो पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इसकी जो क्लोज ई एंड क्लोज एफ है उसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट की जो एड्रेस है और नेम है वो प्रॉपर आपको एंटर करना है, एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी कि जो गुड्स की डिलीवरी हो रही है वो कहां पर हो रही है, अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड। इसका नेम ऑफ स्टेट भी आपको एंटर करना है और उसका कोड भी एंटर करना है। इफ सच रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 और मोर। तो ध्यान से समझिए कि अगर आप अभी तक ऐसे बिल्स इशू कर रहे हैं जहां पर आप काफी सारी सेल को मर्ज करके एक साथ दिखा रहे हैं कि चलो एक ही बिल काट देते हैं कैश में, तो आपको फ्यूचर में उससे प्रॉब्लम होगी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड पेनल्टी नहीं है, तो सेक्शन 125 में 50,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। तो 50,000 रुपए की पेनल्टी ना लगे उसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट है वो फॉलो करना है। मैं भी एक्सेल का फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा और वो आप वहां से डाउनलोड करके खुद से बनवा लीजिएगा, या तो फिर या जो भी आपकी बिल बुक है उसमें ये फॉर्मेट जरूर इंक्लूड करवाइएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बिल है उसमें डेट ऑफ इशू की क्या डेट है, और इसके अलावा जो है रजिस्टर्ड पर्सन की तो डिटेल्स अगर जीएसटी नंबर है तो वो डाल दिया। अनरजिस्टर्ड है केस में डिटेल्स मैंडेटरी है। या फिर दूसरा केस क्या आता है, नेम एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द स्टेट एंड इट्स कोड। इफ सच रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड द where the value of the taxable supply is less than 50,000 and the recipient requests that such be recorded in tax invoice। तो ये ऑप्शनल बना दिया है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन 50,000 से कम की वैल्यू का गुड्स लेते हैं तो उस केस में अगर वो बोलते हैं कि मेरी डिटेल्स आप एंटर कर दो तो करना जरूरी है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। उसके अलावा रूल 46 में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एक कंटिन्यूसली आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर आप ईयरली इनवॉइस इशू करते हैं तो हर साल का उस पर आपको मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है, कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हर साल 1 2 3 4 5 से बिल बनाते हैं, तो वो गलत है। आपका वो इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा अगर आप उस पर यूनिक फाइनेंशियल ईयर नहीं लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा आपका केस बन रहा है कि आपने पहले साल में 50 इनवॉइस इशू किए हैं 1 से लेकर 50 तक, तो जैसे अब 1 अप्रैल आया तो नया साल आया तो आपको 51 से ही करना है स्टार्ट। तो 50 तक का आपके पहले यूज हो गया, 51 से आप अगला स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फिर से एक नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें यूनिक फाइनेंशियल भी लिखा होना चाहिए कि 22 23 या 23 24 जो भी आपको सेपरेट करना है वो आपकी खुद की मर्जी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। सी क्लोज बी, ई और एफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उसके अलावा एचएसएन के भी रूल है, एचएसएन के मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें 4 डिजिट 6 डिजिट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है। गुड्स का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, टैक्सेबल कितनी है, रेट कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी प्रॉपर अलग अलग करके आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी सामने वाला पर्सन नहीं ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो बिल्स आपके कहीं पर चेक हो जाते हैं, कहीं पर अगर आपकी स्कूटनी लगती है तो उस केस में आपको हैवी पेनल्टी लगेगी विद टैक्स और इंटरेस्ट, ठीक है।
तो इनको आपको फॉलो करना है। सिग्नेचर वाले रूल्स आते हैं, सिग्नेचर आपको करना जरूरी है कि सिग्नेचर आप वहां पर एंटर करेंगे। ठीक है। अनरजिस्टर्ड केस में लिमिट बनाई गई है 50,000 की। 50 से कम के केस में ऑप्शनल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नेम और ये सब चीजें ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे 50,000 से ज्यादा की वैल्यू आ जाती है तो ये सब चीजें भी लिखना मैंडेटरी है। सिंपल सा आसान सा फॉर्मेट है। और आपको टैक्स इनवॉइस लिखना है, इनवॉइस का नंबर, डेट आएगी, फिर उसके बाद जो है बिजनेस का नेम आप एंटर करेंगे, अपना जो भी आपका एड्रेस है वो, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टी का नेम, बिजनेस नेम, कंप्लीट एड्रेस आएगा, उसका जीएसटी नंबर आएगा अगर है तो। अगर जीएसटी नंबर आप यहाँ पर नहीं भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले पर्सन का आप यहाँ पर आधार नंबर भी लिख सकते हैं। इस टाइप से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। आधार नंबर लिख सकते हैं या फिर आप पैन नंबर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडेंटिटी की वहां पर बात नहीं की गई है कि आइडेंटिटी भी डालनी जरूरी है, बट अगर आप डाल देंगे उससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। कि एक हो सकता है ना कि सेम स्टेट से सेम एड्रेस के 2 पर्सन हो और उनके नाम भी सेम हो, वैसे ऐसा काफी कम चांस होते हैं, बट लेकिन कंप्लीट एड्रेस ना हो और वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस केस में उनका पैन या आधार वो यूनिक है तो आप एंटर कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेट कोड आ जाएगा, स्टेट का नेम हो गया, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि क्या सामान आप दे रहे हैं, एचएसएन कोड हो गया, जो एचएसएन कोड है उसके रूल्स हैं। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में 5 करोड़ से कम वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जो B2C सप्लाई करते हैं, पर B2B के लिए वो मैंडेटरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आप भी कैश में सेल दिखाते हैं तब आपके लिए एचएसएन जरूरी है 6 डिजिट का। क्वांटिटी आ जाएगी, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, टोटल वैल्यू आपकी आ गई, फिर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी लगाना है वो आप इस फॉर्मेट में एंटर कर देंगे। कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग वो लिखनी है वो लिख देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा इस फॉर्मेट को अगर आप थोड़ा सा भी मॉडिफाई करना चाहें आपसे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट वहां से डिसाइड नहीं है, पर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जरूर है। आपको जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि लॉ के अंडर में लिखी गई है रूल 46 में वो फॉलो करना जरूरी है। बाकी इसको आप नेम को अगर इधर रखना चाहे लेफ्ट साइड राइट साइड वो रख सकते हैं, टैक्स इनवॉइस नीचे है वो भी कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट वहां पर लिखा है 16 का अल्फान्यूमेरिक अलाउड है, वो भी आप कर सकते हैं, पर आपको सेपरेट करना है ईयर लगाकर उसके साथ। ठीक है। पार्टी का नेम, कंप्लीट एड्रेस, स्टेट कोड, ये बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है, आपका जो इनवॉइस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके लिए अपनी बिल बुक या इनवॉइस बुक भी बनवा के रख सकते हैं। और ये जो सेम चीजें हैं ये आपके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स भी अप्लाई होंगी। ठीक है। रूल 46 का ध्यान रखना है आपको और इस वीडियो को शेयर भी करना है। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए कि आपके टैक्स इनवॉइस में क्या मेन पॉइंट्स होना जरूरी है तो रूल 46 से आपको मिल जाएगा। ये मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए स्पेसिफाइड बताया है। इसी टाइप से रजिस्टर्ड पर्सन हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, सर्विस सप्लाई करते हैं, कंपोजिशन की है, तो वो सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग प्रोसेस के आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।